हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न भौतिक राशियों का डायमेंशन और बीमा किस प्रकार लिखा जाता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी भौतिक राशि अब तक मिल रहा था उसमें 3 मौलिक भौतिक राशि का यूज़ किया गया था। वो कौन सी मौलिक भौतिक राशि थी? तो MLT, इसी पे डायमेंशन लिखा गया, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन ऐसा यूनिट में बताया गया था कि 7 मौलिक भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो आगे जो भी डायमेंशन मिलने जा रहा है उसमें बाकी का भी यूज होगा, तो उसको पहले जान लेते हैं कि बाकी क्या है। यहाँ तक तो पता था, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लेते थे? M, लंबाई के लिए L और समय के लिए T। ठीक है, तो इसके अलावा और भी है तो उसको जान लो। कौन सा है, नंबर कितना है वो देख लो। शायद 30 नंबर चल रहा है, नहीं 30 नंबर चलेगा। तो 30 नंबर में क्या है? द्रव्यमान, लंबाई और समय के बाद क्या आया था ऐसा यूनिट में, याद करो। विद्युत धारा। क्या था? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा, इसको I से, कैपिटल I या स्मॉल I से सूचित करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल I और स्मॉल I। तो ये क्या है? मौलिक भौतिक राशि है, तो इसका डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। जिस प्रकार द्रव्यमान का M लेते थे, नहीं, लंबाई का L और समय का T, उसी तरह से विद्युत धारा का भी एक मानना पड़ेगा। तो उसके लिए डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन बीमा। विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशन के लिए A यूज करते हैं, कैपिटल A। या बहुत जगह I भी यूज किया जाता है, इसको जान के रखना है। नहीं, कहीं अगर I मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। I भी डायमेंशन यूज करते हैं किसके लिए? तो विद्युत धारा के लिए। A भी किसके लिए? विद्युत धारा के लिए डायमेंशन यूज करते हैं। ठीक है, SI यूनिट ये तो बताया गया था। SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? A, या कहीं कहीं AMP भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन लिखते हैं। ये मौलिक भौतिक राशि। इसके बाद क्या था, याद करो। 31 नंबर में ताप या तापमान। टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग क्या लेते हैं? मौलिक भौतिक राशि के रूप में लेते हैं। तो इसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे। तो टेम्परेचर के लिए SI यूनिट में क्या लेते हैं? केल्विन। ठीक है, तो केल्विन का हम लोग डायमेंशन में क्या यूज करेंगे? K। या कहीं कहीं थीटा भी यूज किया जाता है, तो दोनों ध्यान में रखना है, K या थीटा। ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा? केल्विन, शॉर्ट में K। क्या बोलो, CGS यूनिट नहीं होगा? बताया था। 7 जो मौलिक भौतिक राशि लिया जाता है वो किस में आता है? तो SI यूनिट में। नहीं, 3 तो मिल जाता है CGS में, लेकिन उसके बाद का नहीं है। ठीक है, 7 किस में है? SI में, तो इसलिए सिर्फ इसमें SI यूनिट ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए बताया गया था। ठीक है, हाँ, क्या है? ज्योति तीव्रता। तो इसके लिए डायमेंशन हम लोग लेंगे। ये सब क्या है? मौलिक भौतिक राशि है।
तो इसके लिए डायमेंशन हम लोग को मानना पड़ेगा। तो ज्योति तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं एसआई में? कैंडेला में, इसलिए डायमेंशन में CD, कैंडेला का CD यूज किया जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, शॉर्ट में CD। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट में 33 में इसके बाद क्या था याद करो? ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके लिए ये भी क्या है? मौलिक भौतिक राशि है। इसके लिए डायमेंशन क्या लेंगे? बीमा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एसआई यूनिट में हम लोग किस में लेते हैं? मोल में, ठीक है। तो डायमेंशन में भी हम लोग मोल यूज करेंगे, MOL, मोल, ठीक है, MOL ही नहीं, MOL, मोल, ठीक। एसआई यूनिट तो मोल होता ही है, पता है, MOLE, मोल, हिंदी में भी मोल, ठीक है। शॉर्ट में लिखना होगा तो MOL, ये हो गया। तो क्या हो गया? चार इधर हो गया, और इसके पहले द्रव्यमान, लंबाई, समय 3, 4 3 7। तो ये 7 मौलिक भौतिक राशि है, और इस पर हम लोग क्या करते हैं? बाकी भौतिक राशियों का डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो आगे लिखेंगे कि बाकी का कौन सा भौतिक राशि मिलने वाला है। चलो इसको नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर। इसमें क्या आएगा? गैस का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है? या इसको बोलते हैं सिंपली गैस नियतांक। यूनिवर्सल कहने का मतलब इसका वैल्यू हर जगह सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसको जानते हैं कि आखिर इसको R से सूचित करते हैं, किससे? कैपिटल R। ये कहाँ मिलता है? तो गैस के लिए नियम, कुछ नियम दिए गए हैं, उसमें ये आता है। तो वो गैस का नियम क्या क्या है? तो वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। इन तीनों नियम को जानने के बाद क्या मिलेगा? ये R का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो वो तीनों नियम क्या है ये जानते हैं। तो पहला नियम क्या है? वाइल्स लॉ। वाइल का नियम, वाइल्स लॉ, देखो क्या है? एक सिलेंडर लिया, क्या है? एक सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें एक पिस्टन लगा है, क्या है? एक पिस्टन, सिलेंडर और उसमें एक पिस्टन, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कैसा है बता रहा हूँ। इधर क्या है? एक नोजल है, और इसमें ये टैब लगा हुआ है, इससे बंद चालू कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का, इसके बारे में तो पता होगा नहीं? अभी हाल फिलहाल में होली गुजरा है नहीं? तो होली में ये बहुत ज़्यादा यूज में आया था। क्या याद आया? ये क्या है? पिचकारी है, लेकिन फिजिक्स में कुछ और है। फिजिक्स में क्या है? ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये क्या है? पिस्टन है, समझा। और ये जो नोजल है, इसमें नोजल नीचे है, ठीक है।
यहाँ पे बंद करने के लिए एक टैब लगा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ पे टैब नहीं है तो उंगली का यूज किया जा सकता है। ये जब उंगली लगा दिया तो क्या हो गया, टैब बंद हो गया। नहीं, यहाँ पर टैब बंद करने के लिए इसको क्या टाइट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो सेम सिस्टम है ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ भी पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ क्या है, गैस भरा हुआ है। यहाँ क्या भरा हुआ है, हवा। हवा भी क्या है, गैस ही है, तो गैस का मिश्रण है, ठीक है। तो ये सेम सिस्टम है। अब इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये कौन सा, तो वायल का नियम, ठीक है। देखो यार, वायल का नियम जानने से पहले जान लो, इस यहाँ पर 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी जानना है। कौन कौन सा है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यानी कि गैस में 3 कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, तो उसमें पार्टिकुलर प्रेशर है, उसमें पार्टिकुलर वॉल्यूम आयतन है, नहीं उसमें एक पार्टिकुलर ताप टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक को चेंज किया जाए तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ने वाला है, समझ में आ रहा ना। इसमें से किसी एक को कांस्टेंट कर लो, एक को चेंज कर लो तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, समझ में आया। तो वायल्स लॉ में क्या है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करे, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बताओ। देखो, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे कहने का मतलब नीचे से बंद है, ये टैब को बंद किया है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यानी कि गैस में प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो, अब इसके अंदर जो हवा है वो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया यानी कि क्या हो गया, आयतन इसका घट गया। क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया तो आयतन घट गया, प्रेशर कम किया तो आयतन बढ़ गया। देखो, एक्सपेंड हो गया, गैस क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। फिर से देखो, प्रेशर बढ़ाया, दाब बढ़ाया तो आयतन कम, दाब घटाया तो आयतन बढ़ गया, उल्टा हो रहा नहीं। यानी कि दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आता है, दाब घटाने पर आयतन में वृद्धि होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है ये दोनों। कौन, तो दाब और आयतन एक दूसरे के उल्टा है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, एक को घटाओगे दूसरा बढ़ेगा। तो ये क्या है, वायल्स लॉ। यानी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या हो जाएगा, आयतन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यानी कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ठीक है, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। बोलो, समझ में आया। हाँ, तो लिख दो, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती। यदि T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T क्या है, T टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वायल्स लॉ। समझ में आया ना। फिर से एक बार देख लो, इसमें एक पार्टिकुलर अमाउंट का गैस भर गया है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया तो आयतन कम हुआ, प्रेशर कम किया तो आयतन बढ़ गया, ठीक। यही है क्या, वायल्स लॉ। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ
चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखो जरा, कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे कांस्टेंट करें प्रेशर को, तो प्रेशर को, दाब को अगर कांस्टेंट कर दें तो इन दोनों में क्या परिवर्तन आएगा, एक में चेंज करने से दूसरे में क्या चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो इसमें प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा। इधर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो कि यह फोर्स है, ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। नहीं, प्रेशर किससे मिलता है, यहाँ जो फोर्स अप्लाई करते हो, नहीं, F/A, यानी कि जो फोर्स लगा है और ये तुम्हारा जो पिस्टन है उसका एरिया, एरिया तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, एरिया, इसका एरिया तो चेंज नहीं कर रहा, नहीं, तो फोर्स चेंज कर रहा है। तो फोर्स को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर कोई वेट रख दो, नहीं, कि मान लो कि यम द्रव्यमान है, कुछ भी इसका द्रव्यमान हो सकता है, वो यहाँ पे रख दो। अब इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, जो वेट यहाँ पे रख दिया है उसी को रहने देना है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा यह बराबर mg के बराबर, और ये हमेशा mg ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम चेंज नहीं कर रहे हो। तो ये जब चेंज नहीं होगा तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, फोर्स चेंज नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा, इस गैस पे कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? इसमें प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो पिस्टन पे उसको कांस्टेंट करना है। तो उसको कांस्टेंट करने के लिए हाथ से दबाओगे तो कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा ना बात? तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पर एक वेट रख दो। वेट रखने से क्या हो गया, वो वेट हमेशा उतना ही बना रहेगा। समझा? तो फोर्स कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। अब क्या करो, ये सिलेंडर एक्चुअली में मेटल का होता है, ठीक है, हाँ, वो पिचकारी जैसा प्लास्टिक का नहीं, वो तो समझाने के लिए बताया गया क्या। हाँ, तो मेटल का है। अब इसको क्या करो, गर्म करो, इसको गर्म करो। नहीं, जब गर्म करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब समझ ही रहे होगे कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर बढ़ेगा, है ना। गैस क्या होगा, एक्सपेंड होगा। गैस एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ेगा मतलब क्या, आयतन बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आयतन बढ़ रहा है। इसको ठंडा जब करोगे तो पिस्टन खुद ब खुद नीचे आने लगेगा, तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आयतन बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो आयतन घट रहा है। तो क्या होगा, समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यही है क्या, चार्ल्स का नियम। तो क्या लिखेंगे, नियत दाब पर गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आयतन ताप के समानुपाती होता है। ये हो गया। चल, अब ये दो नियम हो गया तुम्हारा गैस का। तीसरा नियम में क्या है, तो तीसरा नियम है एवोगाड्रो का नियम। देखो ऊपर मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो, ठीक है, हाँ, क्योंकि जगह नहीं है लिखने। सी में क्या है, एवोगाड्रो लॉ। क्या है, एवोगाड्रो साइंटिस्ट के नाम पे है, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रोज लॉ। तो एवोगाड्रोज लॉ में क्या है कि अब नोजल को खोल देना है। क्या करना है, नोजल को खोल देना है। बहुत आसान है, देखो जरा, ये ठीक है, देखो इसको खींचा, नोजल खुला हुआ है,
इसको ऊपर खींच रहे हो तो गैस अंदर आ रहा है, नहीं गैस अंदर आ रहा है तो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, पहले आयतन गैस इतना ही था, अब गैस अंदर आ रहा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, यानी आयतन बढ़ रहा है। यानी कि पदार्थ का मात्रा जब बढ़ रहा है, गैस के पदार्थ का मात्रा जब बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, तो इसमें कांस्टेंट ये दोनों क्वांटिटी, क्या, प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप को जब नियत रखा जाता है, दाब और ताप को जब नियत रखा जाता है तो आयतन किसके समानुपाती होता है, तो पदार्थ की मात्रा। यानी कि इस नोजल को क्या करो, खोल दो। ठीक है, इस नोजल को खोल दो, इधर से गैस भरो, इधर से गैस भरोगे तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। बहुत आसान है, क्या जी बोलो। नोजल खोल दिया, इधर से गैस को और भरो, यानी कि पदार्थ की मात्रा बढ़ा रहे हो तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है यानी कि आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, समानुपाती। इसका उल्टा, गैस को बाहर खींचो, इधर से गैस को बाहर जब खींचोगे तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, आयतन घट रहा है। पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, तो आयतन के हो गया। क्या, हाँ, तो लिख दो। एवोगाड्रो का नियम में क्या लिखोगे कि नियत ताप एवं दाब पर गैस का आयतन मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्यों लिखा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा को मोल से ही लेते हैं। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख दो, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को असाइनमेंट में क्या लेते हैं, मोल लेते हैं, नहीं तो मोल बढ़ेगा नहीं, पदार्थ का मात्रा बढ़ रहा है। पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कि क्या लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, N के। N किसको लेते हैं, पदार्थ की मात्रा को N से सूचित करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, P और T को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। ठीक, तो ये क्या है, एवोगाड्रो का नियम। यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पे इसमें कांस्टेंट क्या है, दाब, प्रेशर, प्रेशर। ठीक, तो इस तरह से तीन नियम, वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ मिलता है, और इन तीनों नियम में इक्वेशन मिल रहा है, तीन इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, देखो जरा, इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखो जरा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो तो इसमें क्या है, P नीचे है, और इसमें क्या है, N और T ऊपर है, तो ऊपर वाला को इस तरह से लिखा जा सकता है, N और T ऊपर आ गया और P नीचे है तो इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, यानी कि समीकरण ले लो, समीकरण ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों को मिला दिया, देखो ध्यान से, तीनों इक्वेशन को मिला दिया तो ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, दिक्कत है नहीं ना, T और N ऊपर दोनों और P नीचे, किसके समानुपाती, तो V के, यानी
आयतन के। ठीक है, अब ये तो पता ही है ना कि कहीं भी समानुपाती हटाकर बराबर इक्वल टू लिखते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट आता है, इक्वल टू आर से गुना कर दिया। यही आर जो है वो क्या है, गैस का सार्वत्रिक नियतांक है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसी का डायमेंशन हम लोग को जानना है। बोलो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब इसको अगर ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्या, पी को इधर कर दो, पी भी इस तरह से लिखो, पी भी नहीं, पी भी इज इक्वल टू एन को पहले लिखते हैं आर टी। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू ले लेंगे और डायमेंशन निकाल देंगे। बोलो क्लियर हो रहा है? हाँ चलो तो नोट कर लो, आगे देख रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है। तो ये हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी मिला। इससे हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू ले लेंगे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों बटा में आ जाएगा, पी वी बटा एन टी। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, वीमा इसका, आर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस का सार्वत्रिक नियतांक। ये क्या है, पी दाब। तो दाब के लिए क्या होता है, याद करो, ml-1 T-2। याद आया? नहीं याद आया तो फट से क्या करो, कभी भी कंफ्यूजन हो तो फार्मूला पे चले जाओ। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, P बटा A। बल का क्या डायमेंशन लिखते हो, ml-T-2। ठीक है, और ये क्या है, क्षेत्रफल, L स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा, ml, ये ऊपर जाएगा तो -2, और ऊपर पर पहले से 1 है तो -1 बचेगा, T-2 तो है नहीं। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए डायमेंशन में तो फार्मूला फट से लिखो और तुमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दाब का हो गया। उसके बाद क्या है, ये आयतन। आयतन के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो L3। ये क्या है, पदार्थ की मात्रा, अभी बताया था। पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मोल, MOL। ठीक है, बोलो हाँ। और ये क्या है, ताप, T। कंफ्यूज मत होना, ये समय नहीं है, क्या है, ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए अभी बताया था क्या होता है, K। नहीं, केल्विन का हम लोग क्या लेते थे, K। तो अब इस तरह से ये तुमको मिल गया डायमेंशन। सॉल्व कर दो इसको, ये यहाँ आ जाएगा, ये 3 और -1 क्या बचेगा, 2 और T-2। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 इस पे भी, ये भी ऊपर जाएगा तो -1 इस पे भी। क्या जी, बोलो, K-1, ये मोल -1। ठीक है, तो ये डायमेंशन मिलता है। ठीक, तो इस तरह से ये कांस्टेंट जो तुम्हारा है गैस कांस्टेंट, उसका डायमेंशन है। ठीक, देख लो। अब हम लोग क्या लेंगे इसका, SI यूनिट। देखो जरा, SI यूनिट लेने के लिए देखो बहुत आसान है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ml
2T-2 किसका लेते हैं हम लोग? कार्य या ऊर्जा का। तो ये कार्य या ऊर्जा के जगह पे आ रहा है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे? जूल। ठीक है, बहुत आसान। और ये क्या? केल्विन। तो केल्विन का तो हम लोग के ही लिखते हैं। मोल का तो मोल ही लिखते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, जूल पर केल्विन बटा में ले लेंगे इंटू मोल। क्या? मोल। तो एसआई यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन इंटू मोल। चलो ठीक है, तो नोट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 में क्या है? देखो जरा, बोल्ट्जमान क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के। ठीक, तो आखिर इसमें क्या है? ये कहाँ से आया? तो गैस के लिए ये कांस्टेंट आ रहा है। क्या बोला गया कि गैस का जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के। ऊर्जा समानुपाती किसका? तापमान का। समझ में आया? हाँ, बहुत आसान लग रहा होगा कि गैस का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसका एनर्जी भी बढ़ता है। समझ में आया? हाँ, अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो। क्या एक कहावत है कि पॉकेट में कैश है तो पेट में गैस है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पॉकेट में जब कैश होगा तो पेट में गैस बनेगा। कैसे बनेगा समझ सकते हो? नहीं, पार्टी सार्टी खूब होगा, बाहर में खाना खाओगे तो पेट में गैस बनेगा। नहीं, हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब पॉकेट में कैश है तो तुम्हारा एनर्जी बढ़ गया। समझ में आया? एनर्जी बढ़ गया ना, कि इधर कूद रहे हो, उधर फांग रहे हो, किधर खर्च कर रहे हो, क्या? हाँ, यानी एनर्जी बढ़ गया। पॉकेट में कैश नहीं रहोगे तो घर में चुपचाप बैठे रहोगे। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह से गैस के साथ भी होता है। गैस का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अणुओं के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, यानी कि उसके जो अणु हैं वो जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। एनर्जी बढ़ गया, इधर उधर भागने लगे, तो क्या हो गया? उसका एनर्जी बढ़ गया। उसमें क्या? प्रत्येक अणु का कंपन बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रत्येक अणु का कंपन बढ़ गया है। इस प्रकार तुम्हारे पॉकेट में कैश आने से क्या हो गया? तुम में भी एनर्जी बढ़ गया, इधर उधर भागने लगे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका एनर्जी बढ़ा, किससे? टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा? ये रिपल्सन घटेगा, यानी कि वाइब्रेशन घटा। सारे अणु क्या हो रहे हैं? स्थिर हो रहे हैं, तो उनके बीच क्या होगा? इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। नहीं, और टेम्परेचर घटाते जाओगे तो और स्थिर होते जाएंगे। नहीं, रिपल्सन घटेगा तो दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? वो लिक्विड में भी आ जाएंगे। नहीं, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो लिक्विड में भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? एनर्जी का। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जो समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, तो कांस्टेंट क्या आता है? 3/2 K टू T। तो 3/2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, और K जो है वही क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इसी का डायमेंशन लिखना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है गैस के एनर्जी के लिए क्या? E = 3/2 KT। यहाँ से K का वैल्यू निकाला जा सकता है। K बराबर क्या आ जाएगा? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2E बटा ये 3
नीचे आ गया, नहीं तो और टी भी नीचे आ गया। तो इस प्रकार क्या मिला है, के का वैल्यू मिला है। अब इससे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है डायमेंशन? बहुत आसान है। के 2/3 ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन नहीं, बताया था क्या। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का, ना कि नंबर का, अंक का नहीं होता है। क्लियर हुआ? हाँ चलो, ये क्या है, ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है, अभी देखा था, ml/2t-2। ठीक है, ये क्या है, T तापमान है, तापमान के लिए क्या लेते हैं, K। क्या आ गया, ml/2t-2 और K ऊपर चला जाएगा, उस पर पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन। SI यूनिट, SI यूनिट में क्या होगा, यहां से देख लो, ये क्या, ऊर्जा, और ये क्या, के। यहां से भी देख सकते हो, ऊपर में एनर्जी, एनर्जी के लिए जूल, नीचे में टेम्परेचर बटा केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, सीजीएस यूनिट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें के लिए यूनिट नहीं आता। ठीक है, के यानी कि टेम्परेचर के लिए यूनिट नहीं आता है, के जगह पर नहीं कुछ आता, तो इसलिए क्या, SI यूनिट ही सिर्फ होगा। तो यही है बोल्ट्जमान नियतांक का डायमेंशन और यूनिट। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे देखेंगे कि बाकी जो भी डायमेंशन यूनिट मिलेगा भौतिक राशियों का उसको। ठीक है, ओके, चलो।